अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहम्मद लुकमान अकरम और मैं आ गया हूं एक नए लेक्चर के साथ। आज हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या क्या टाइप्स हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं या अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसे कह लें कि एक हमारा ट्रांसलेटर होता है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ वो कैसे। देखें, जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड लो लेवल लैंग्वेजेस एंड यूज़र अंडरस्टैंड ओनली हाई लेवल लैंग्वेजेस। ठीक है, तो दोनों जो हमारे यूज़र और हमारी मशीन है दोनों ही अंडरस्टैंड करते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो ना तो कंप्यूटर को हाई लेवल लैंग्वेज समझ आती है, ना ही यूज़र को लो लेवल लैंग्वेज समझ आती है। इस चीज़ को ओवरकम किया है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में। ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरमीडिएट हम कह सकते हैं, ये हमारा बन गया। ये एक सेट ऑफ लेयर्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट यूज टू कम्युनिकेट यूज़र विद कंप्यूटर और यूज़र आल्सो इंटरेक्ट विद कंप्यूटर बाय यूजिंग ओएस। तो इससे ये होता है कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर रियल लाइफ में देखें, अगर एक मतलब कि एक आदमी है उसको इंग्लिश आती है और एक को उर्दू आती है, उर्दू वाले को इंग्लिश नहीं आती तो इंग्लिश वाले को उर्दू नहीं आती, पर वो दोनों आपस में बात करना चाहते हैं। तो उन दोनों को बात कराने के लिए एक तीसरे आदमी की या तीसरी किसी चीज़ की जरूरत पड़ेगी जो उन दोनों को ट्रांसलेट करके एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन एक दूसरे तक अंडरस्टैंड हो जाए, मतलब कि एक की इन्फॉर्मेशन दूसरे को समझ आए। तो ये काम करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अब हम देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या क्या टाइप्स हैं और इनके क्या क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। देन वी विल लर्न अबाउट टाइम शेयरिंग operating system, then distributed operating system, then metric operating system, and at the last the real time operating system। तो सबसे पहले हम देखते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब कि ऐसे कह लें कि ये एक बहुत ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो नंबर ऑफ जॉब्स, मतलब कि जो ऐसी जॉब जो सेम है वो मतलब कि एट अ टाइम करता है, मतलब कि एट अ सेम टाइम उनको करता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 इंस्ट्रक्शन हैं जिसमें जो 3 इंस्ट्रक्शन हैं या 3 मेरी जॉब्स हैं वो सी प्रोग्राम की हैं और 2 मेरी जो हैं जावा प्रोग्राम की है। तो ये क्या करेगा, जो 3 सी वाली मेरी इंस्ट्रक्शन या मेरी जॉब्स हैं उनको एक साथ उनको प्रोसेसिंग करेगा और जो मेरी जावा वाली हैं उनको एक साथ उन पर काम करेगा। तो ये क्या करता है, ये कलेक्ट करता है सेम नंबर ऑफ जॉब्स। जब इसको सेम नंबर ऑफ जॉब्स मिल जाती हैं ये उनको इकट्ठे प्रोसेस करता है, मतलब कि उन पर एक साथ प्रोसेसिंग करता है। तो ये इसका जो सबसे पहला एडवांटेज है ये वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे जो मतलब कि हम लार्ज फाइल्स होती हैं जो मोर टाइम टेक टू एग्जीक्यूट, जो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है एग्जीक्यूट होने में, तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका जो ड्रॉबैक कह लें या इसका डिसएडवांटेज ये है कि यूज़र इसमें इंटरेक्ट ही नहीं कर सकता है अपने सिस्टम के साथ या सीपीयू के साथ या अपनी मतलब कि जो उसने जॉब दी थी या जो उसने उसको टास्क दिया उससे वो इंटरेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जब वो अपनी वो सबमिट कर देता है अपनी जॉब या अपनी जो भी उसको रिक्वायर्ड कोई भी मतलब लाइक उसको कोई इंस्ट्रक्शन देनी है तो वो जब दे देगा तो उसके पास वो उसका कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा, वो जाएगी कलेक्टर के पास, वो कलेक्टर उस जॉब को कलेक्ट करेगा फिर वो उसको डालेगा आगे जाके सीपीयू के अंदर। तो इस तरह प्रोसेसिंग होती है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में। अब हम देखते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग के नाम से ही पता चल गया कि इसमें कोई टाइम शेयरिंग वाली कोई चीज़ होने वाली है। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि जो हमारा सीपीयू होता है वो जो जितनी भी हमारे पास आप कह लें कि प्रोसेसेस होती हैं या जितनी भी जॉब्स होती हैं उनको टाइम डिवाइड कर देता है। ठीक है, एक टाइम फॉर एग्जांपल 10 अगर हमारे पास प्रोसेसेस है तो उन 10 को 10-10 सेकंड दे देगा। ठीक है, तो इसका क्या होगा कि फॉर एग्जांपल हो सकता है एक जो मेरा प्रोसेस था वो 2 सेकंड में ही कंप्लीट हो गया तो उसके 8 सेकंड बच जाएंगे। तो ये क्या करेगा, ये जो 8 सेकंड से वो दूसरे सब पे डिवाइड कर देगा, वो उन सब को दे देगा। ये होता है टाइम शेयरिंग
ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका सबसे पहले एडवांटेज ये है कि इफ़ द प्रोसेस ऑफ अ टास्क इज कम्प्लीटेड देन अ टाइम इज रिमेनिंग डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल रिमेनिंग जॉब्स। मैंने अब जैसे आपको बता चुका हूँ कि जो रिमेनिंग टाइम बचता है वो दूसरी जॉब्स को मिल जाता है। और सबसे बड़ा इसका जो ड्रॉबैक है, ये सबसे बड़ा जो इसका इशू है वो है डेटा कम्युनिकेशन। तो सम टाइम ये हम ये क्या स्टक हो जाता है या हैंग हो जाता है किसमें, डाटा कम्युनिकेशन में। कुछ समझ नहीं आती कि कौन सी इंस्ट्रक्शन कब एग्जीक्यूट करनी है। तो ये है ड्रॉबैक हमारा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट टाइप कौन सी है। तो हमारी नेक्स्ट टाइप है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड से के नाम से पता लग रहा है इसमें कुछ चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट होंगी। तो इसमें ये होता है कि मल्टीपल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आर connected in such a way that all the computers share information टू ईच अदर। मतलब कि ये ऐसे हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है कि इसमें हमारे जितने भी कंप्यूटर्स कह लें या हमारे सिस्टम होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है कि मतलब कि एक मतलब कि ऐसे हम कह लें एक नेटवर्क बन जाता है जिसमें हम इजीली काम कर सकते हैं। मतलब कि 5 कंप्यूटर्स का हम एक डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम बना देते हैं हम। इसका ये फ़ायदा होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे सिस्टम पर लोड ज़्यादा आ गया या मेरी स्टोरेज कम हो गई तो मैं अपना लोड अगली नोड पर ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। मतलब कि जो अगला मेरा जो उसी ही नेटवर्क के अंदर मेरा दूसरा कंप्यूटर पड़ा है, मेरा दूसरा सिस्टम पड़ा है, मैं अपना सारा डाटा या मेरा जो ओवरलोड है मैं उधर शिफ्ट कर सकता हूँ। तो इसका जो सबसे पहला एडवांटेज है वो यही है, इफ़ नोड इज ओवर यूज द डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम शेयर द लोड टू अदर नोड ऑफ द नेटवर्क। मैं जिस तरह आपको बता चुका हूँ कि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ही ये है कि जैसे ही हमारा लोड बढ़ता है हमारे वाले सिस्टम पे तो ये ट्रांसफ़र कर देते हैं नेक्स्ट सिस्टम के ऊपर। तो इसका जो सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये एक नेटवर्क पे काम कर रहा है। मतलब कि एक नेटवर्क है, उसने 5 सिस्टम्स को आपस में इंटरकनेक्ट किया हुआ है। जैसे ही हमारा नेटवर्क क्रैश कर देगा तो सिस्टम तो ऑटोमेटिकली फेलियर हो जाएगा। तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। तो अब हम देखते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप है वो है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है कि इसमें एक हम सर्वर बना देते हैं जो मतलब कि हमारे जो क्लाइंट्स कंप्यूटर है उनको कनेक्ट करता है। ठीक है, तो इससे ये होता है कि हम अपनी फाइल्स को इजीली अपने फाइल्स को रिसोर्सेज को इजीली शेयर कर सकते हैं और इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम सर्वर मशीन टू मशीन। मतलब कि हम सर्वर से मतलब कि सर्वर क्या करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है हमें। तो सर्वर से हम सर्विसेज लेते हैं और उससे लेके अपनी मशीन में हम उसको मतलब कि एंटर करते हैं उन सर्विसेज को। ठीक है, तो हमारा वो जो सर्वर है वो क्या करता है, वो हमारे डाटा को प्रोटेक्ट करता है, हमारे डाटा के मैनेज करता है, हमारे डाटा स्टोरेज करता है। ये सारे काम तो सर्वर करता है। तो हमने सिर्फ सर्वर को रिक्वेस्ट देनी होती है, कमांड बेस्ड सर्विस होते हैं ना, हमने उनको कमांड देनी, सर्वर वो काम करेगा, वो हमें सर्विस प्रोवाइड कर देगा। तो इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि हमें सिर्फ जब भी कभी कोई अपग्रेडेशन करनी पड़ेगी हमें सिर्फ और सिर्फ अपने जो हमारा सर्वर है उसमें अपग्रेडेशन करनी पड़ेगी। हमें अपनी सिस्टम में अपग्रेडेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही हम अपने सर्वर अपडेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे सिस्टम भी अपडेट्स हो जाएंगे। तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि जैसे ही हमारा सर्वर क्रैश करेगा तो हमारा सिस्टम फेल। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि क्योंकि ये तो बेस ही जो इसका हम बैकबोन कह लें वो तो सर्वर है। जैसे ही सर्वर डाउन होगा तो हमारी जो सारी एक्टिविटीज़ हैं वो क्रैश कर जाएंगी। अब हम देखते हैं लास्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में एक बहुत ज़्यादा क्विक रिस्पॉन्स ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो वेरियस और बिग ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती हैं। इसमें ये लाइक कि जैसे हमारी आप नासा कह लें या हमारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे क्विक रिस्पॉन्स की जरूरत होती है, लाइक जैसे जहाँ पे मिसाइल लॉन्च होते हैं वहाँ पे तो नैनो सेकंड्स को वो चेक कर रहे होते हैं। जब मिसाइल लॉन्च करना होता है तो वो नैनो सेकंड्स को देख रहे होते हैं कि इस सेकंड्स में क्या रिस्पॉन्स आ रहा है और नेक्स्ट नैनो सेकंड्स में क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। ये वहाँ पे यूज़ होते हैं। ये हमारे जो बड़े बड़े अस्पताल और बड़ी बड़ी वार्ड्स लाइक कैंसर के पेशेंट्स हो गए, हमारे न्यूरो साइंसिस में हो गए, ये वहाँ पे बड़े बड़े जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होते हैं क्योंकि ये क्विक रिस्पॉन्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये क्विकली रिस्पॉन्स करते हैं हमें। ठीक है, और जो इसमें जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये हमें मैक्सिमम एफर्ट करता है। मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता है कि वो हमें एक क्विक रिस्पॉन्स दे। मतलब कि वो जितना जल्दी हो सकता है वो उतना जल्दी करता है कि मैं जल्दी से जल्दी एक क्विक रिस्पॉन्स दूँ, मैं रिस्पॉन्स दूँ, जो मुझे कमांड मिली मैं उस पर अपना कोई रिस्पॉन्स दूँ यूज़र को। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये
मैंने आपको बता चुका हूँ ये एक क्विक रिस्पॉन्स कंप्यूटर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये कहाँ पे यूज़ होता है? बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, लाइक नासा हो गया, और जैसे हमारे साइंटिस्ट हो गए, और ये ऐसे लोग यूज़ करते हैं इसे, ठीक है। और इसका दूसरा ड्रॉबैक ये है कि ये मतलब कि आम यूज़ के लिए नहीं बना हुआ, ये स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है, ठीक है। हर कोई इसको यूज़ भी नहीं कर, मतलब कि हर कोई इस ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये स्पेशल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसको स्पेशली डिज़ाइन किया हुआ है साइंटिस्ट के लिए, इंजीनियर्स के लिए, और या फिर जो मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशन बता दी है, ये ऑर्गेनाइजेशन बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज़ करती हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।